हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है कोलिजन थ्योरी और आरएनएस इक्वेशन। दोनों ही टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी क्या होता है? कोलिजन थ्योरी तो देखो बच्चों, कोलिजन थ्योरी क्या होता है? कोलिजन थ्योरी बेसिकली क्या होता है? कोलिजन थ्योरी में ऐसा मानना है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हार्ड स्फीयर होते हैं, मतलब कठोर गोले होते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं और उनमें इफेक्टिव कोलिजन होता है, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी बेसिकली किस पे बेस है? कोलिजन पे बेस है, मतलब रिएक्टेंट्स में कोलिजन होता है, इफेक्टिव कोलिजन होता है, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? देखो, कोलिजन थ्योरी तो देखो क्या होता है। इन केस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल 10 to the power 25 to 10 to the power 20, इतने 10 to the power 25 to 10 to the power 28 collisions take place in a second, but very few collisions are effective। देखो क्या कहा है इसमें कि जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उसमें इतने कोलिजन्स एक सेकंड में होते हैं। ठीक है, इतने कोलिजन 10 टू द पावर 25 टू 10 टू द पावर 28 कोलिजन्स एक सेकंड में होते हैं। तो देखो बच्चों, एक सेकंड में इतने कोलिजन क्यों होते हैं गैस में? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें रेंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। रेंडमनेस बहुत ज्यादा होती है तो वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो एक सेकंड में इतने कोलिजन होते हैं। दूसरी बात क्या लिखिए? वेरी फ्यू कोलिजन्स आर इफेक्टिव, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा होता है कोलिजन्स का जिनसे इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं। इफेक्टिव कोलिजन वह कोलिजन होता है जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब इफेक्टिव कोलिजन्स भी बहुत कम हो पाते हैं, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी बहुत कम होता है, मतलब जो अमाउंट है प्रोडक्ट का वो बहुत कम बनता है। तो देखते हैं जो इफेक्टिव कोलिजन होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो मेनली जो इफेक्टिव कोलिजन है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। पहला फैक्टर है बच्चों एनर्जी फैक्टर, दूसरा है एनर्जी फैक्टर ओरिएंटेशन फैक्टर। दो फैक्टर। अब देखो कोलिजन थ्योरी में क्या होता है, मान लो दो पर्सन है, दो आदमी है जो ऐसे 80-90 के स्पीड पे एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, ऐसे सामने से चल के आ रहे हैं। अब 80-90 की स्पीड पे आ रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं, तो ऐसे हेड टू हेड टकराएंगे, मतलब इफेक्टिव कोलिजन हुआ तो उनकी वहीं डेथ हो जाएगी। तो इस कोलिजन को कहेंगे हम इफेक्टिव कोलिजन। अब मान लो दोनों वापस से लेते हैं, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं 80-90 की स्पीड पे। अब उनको टकराने से एकदम पहले पता चलता है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को इस प्रकार से मोड़ लेंगे तो रगड़ते हुए निकलते, एक दूसरे को टच करते हुए निकलते। अब वो गिर जाएंगे पर उनके लगेगी नहीं ज्यादा। तो इस कोलिजन को क्या कहेंगे हम? इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अनइफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन आपको समझने में, इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या जरूरी है? एनर्जी भी जरूरी है और ओरिएंटेशन भी जरूरी है। एनर्जी मतलब दशा, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब दिशा, दशा और दिशा दोनों ही ठीक होगी तब जाके इफेक्टिव कोलिजन हो पाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं एनर्जी फैक्टर। एनर्जी
अब देखो एनर्जी फैक्टर क्या होता है। एनर्जी फैक्टर में दो चीजें हैं, एक तो है एक्टिवेशन एनर्जी और एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको ईए से लिखते हैं, ईए, ठीक। और दूसरी बात करनी है हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी टीई से, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों के बारे में बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जो रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए जो जरूरी एनर्जी होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो इट इज मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी required to reactant to reach up to threshold energy barrier। थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर तक पहुंचने के लिए जितने मिनिमम और एक्स्ट्रा, दोनों ही बातें बच्चों, मिनिमम और एक्स्ट्रा एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें, पहली है मिनिमम, दूसरी है एक्स्ट्रा एनर्जी और तीसरी बात है थ्रेशोल्ड। तो मिनिमम से मतलब क्या, मिनिमम से मतलब है, मतलब इतनी एनर्जी, ना तो कम ना ज्यादा, मिनिमम इतनी एनर्जी तो जरूरी है जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब रिएक्टेंट को हमें इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक्स्ट्रा एनर्जी का मतलब क्या, एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा में, मतलब बाहर से देना। एक्स्ट्रा एनर्जी का मीन्स क्या है, बाहर से जो एनर्जी दे रही है उसको क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी होगा। अब समझते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर क्या होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर होता है the barrier which prevents to formation of product। मतलब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो बैरियर होता है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो बैरियर होता है उसको क्या कहेंगे हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। देखो ग्राफ लेते हैं, इस प्रकार से एक ग्राफ बनाते हैं। इधर ले लेते हैं इस एक्सिस पे हीट एनर्जी, तो इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब इधर रिएक्शन प्रोग्रेस में है, ठीक है। इधर क्या है, हीट या एंथैल्पी बोल सकते हैं। यहां पे ले लेते हैं, मान लो ये है टी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, टी थ्रेशोल्ड एनर्जी। मान लो यहां पर है मान रिएक्टेंट की एनर्जी की, तो इसको लिख देते हैं HR, रिएक्टेंट की एनर्जी। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले तो इसको यहां से यहां पहुंचाना, यहां से यहां पहुंचाने के लिए मतलब इसकी एनर्जी बढ़ानी है, तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है, इस बॉल को हमें यहां से यहां पहुंचाना, तो यहां से यहां पहुंचाना है, तो धक्का देके पहले तो इसको यहां से यहां ले जाएंगे,
मतलब इसको क्या करेंगे, एक तरीके से एनर्जी देंगे, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ अपने आप आ जाएगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक क्या क्या दिया आपने, एनर्जी दी, और बाहर से दी, इस आदमी ने इसको धक्का दे मतलब इस पे काम किया तो इसको क्या दी, एनर्जी दी, और एनर्जी दे के इसको यहाँ पहुंचा दिया। तो यहाँ तक पहुंचाना जल्दी होता है, उसके बाद अपने आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भी यही चीज, रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक कुछ एनर्जी, अब हमें इसको रिएक्टेंट को यहाँ से थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर तक पहुंचाना है। तो इसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब बाहर से अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये इस प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहां से यहां क्या किया हमने इसको बाहर से एनर्जी दी, इसको रिएक्टेंट को एनर्जी दी, कितनी दी, इसको लिख देते हैं मान लो EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, और F लिख देते हैं, F मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, रिएक्शन ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, तो इसको लिख दिया हमने EA फॉरवर्ड। तो EA फॉरवर्ड क्या हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी हमने बाहर से दी, तो रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ी तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी एरिया तक पहुंच गया। अब ये क्या करेगा, यहां से यहां, मतलब इसने हीट रिलीज की होगी, यहाँ पे इसकी एनर्जी कम होगी ना, तो हीट रिलीज की, तो मान लो इतनी हीट रिलीज की, इसको लिख देते हैं EA बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये थी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, और ये है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो इसकी जो एनर्जी है उसको कह देंगे हम HP, इसकी एनर्जी को क्या कह देंगे, HP करेंगे, एंथैल्पी फॉर प्रोडक्ट। तो ये क्या हुआ बच्चों, यहां जो एनर्जी वो हमने बाहर से दी EA फॉरवर्ड, और जो ये वाली एनर्जी वो यहाँ पे रिलीज हुई है। तो EA फॉरवर्ड तो हमने बाहर से दी, और EA बैकवर्ड रिलीज हुई, ठीक है। अब यहां देखो, यहां से क्या समझ सकते हैं हम, यहां से देखो, अगर मान लो हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को नापना है, इसको नाप सकते हैं कैसे, देखो यहां से यहां पर, मतलब HR रिएक्टेंट के लिए हीट, फिर EA फॉरवर्ड, इन दोनों को जोड़ने के क्या आ जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखो TE बराबर क्या हो जाएगा, TE थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर हो जाएगा HR प्लस EA फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। इधर से भी देख सकते हैं प्रोडक्ट की साइड से कैसे, HP प्लस EA बैकवर्ड, तब भी थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे HP प्लस EA, ठीक है। अब देखो यहां से इन दोनों को ले लेते हैं, तो यहां क्या बन जाएगा, देखो इन दोनों को लेंगे, तो उसको उधर भेज दो, तो HP माइनस HR, तो क्या बन जाएगा, HP माइनस HR बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H बराबर हो जाएगा HP माइनस HR बराबर हो जाएगा EA फॉरवर्ड माइनस EA, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, देखो मान लो डेल्टा H दे देगा यहाँ पे, और EA फॉरवर्ड दे देगा, EA बैकवर्ड पूछ ले, तीन में से कोई एक चीज दो चीज देके एक चीज पूछ ले, EA फॉरवर्ड EA बैकवर्ड दे देगा, और डेल्टा H। अब देखो, अब यहां से देखो HR जो है वो HP से छोटा, मतलब जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है। तो यहां से देखो, यहां से हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा H है, HP माइनस HR, छोटे में से बड़े को घटाना है, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव है। और डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाता है, रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन है एंडोथर्मिक। तो ये केस फर्स्ट
मान लो इसको, तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। एक और तरीका है, मान लो कोई आदमी है, उसके पास 100 रुपए 50 उसने कमाए, तो 50 यहां से यहां तक उसने कमाए। अब उसमें से उसने 20 खर्च कर दी, 20 खर्च कर दी, तो कितने बचे, 100 प्लस 150, 100 प्लस 50, तो 150 हो गए, 150, और 20 खर्च कर दिए, नेट में कितने बचे, 130। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, 100 थे, अब कितने हो गए, 130, 30 का प्रॉफिट हो गया। इसको ऐसे भी दे सकते हैं, 50 कमाए, 20 खर्च कर, तो नेट में कितने बच गए, 30 बच गए। तो 30 बच गए ना, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ठीक है। एक और केस लेते हैं, दूसरा केस, दूसरे केस में देखिए, ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ बनाए, इधर हीट कंटेंट एनर्जी, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं इसको, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मान लो ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी वेरिएंस T, यहां रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है, इसको लिख देते हैं HR। ठीक है, ये कुछ एनर्जी लेगा बाहर से और फिर रिलीज कर देगा, तो एनर्जी ली यहां से यहां तक, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको क्या लिख देंगे, ये प्रोडक्ट हो गया, तो ये क्या होगी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी होगी। ठीक है, यहां से यहां ये एनर्जी इसने ली और ए एनर्जी रिलीज कर दी, तो इसको लिख देंगे EA। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गया। अब देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, मान लो अब हमें यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को नापना है, तो कैसे नापेंगे, यहां से यहां जाना है, तो पहले यहां से आ जाओ HR, फिर EF हो, तो HR प्लस EF हो, तो T को क्या लिखते हैं, HR प्लस EF फॉरवर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, इधर से प्रोडक्ट की साइड से नापो, तो यहां से आ जाना है, तो पहले यहां जाओ, फिर यहां से यहां चले जाओ, तो HP प्लस EA बैक, इसको क्या लिख सकते हैं, HP प्लस EA बैक। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ले लो, तो यहां से क्या जाएगा, HP माइनस HR बराबर हो जाएगा EA फॉरवर्ड माइनस EA बैक। तो क्या बन गया यहाँ पे, डेल्टा H बन गया, डेल्टा H। अब देखो डेल्टा H क्या है यहाँ पे, डेल्टा H हो गया HP माइनस HR बराबर हो गया EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट की एंथैल्पी कितनी है, इतनी, प्रोडक्ट की कितनी है, इतनी। रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो HP माइनस HR करेंगे, HP कम HR ज्यादा, कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो नेट में माइनस, मतलब नेगेटिव में बचेगा, तो नेगेटिव में बचेगा, तो डेल्टा H कैसा जाएगा, डेल्टा H आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव आने का मतलब क्या है, डेल्टा H नेगेटिव आने का मतलब है रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, तो केस सेकंड कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक हो गया। अब देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी ये जितनी ली उससे ज्यादा छोड़ दी, जितनी ली उससे ज्यादा छोड़ दी, तो नेट में लॉस हो गया, रिएक्शन कैसे हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। यहां देखो जितनी ली उससे कम छोड़ी, तो नेट में कुछ बच जाएगा, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, एंडोथर्मिक।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लो 100 रुपए थे आदमी के पास, उसने 50 कमाए, कितने हो गए 150। 50 में से उसने 150 में 70 उड़ा दिए, खर्च कर दिए। नेट में कितने बचे? नेट में बचे उसके पास 80। ठीक है, तो नेट में कितने का लॉस हो गया? 50 कमाए और 70 उड़ाए, तो नेट में 20 का लॉस हो गया। 20 का लॉस हो गया तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी? एंडोथर्मिक, खर्चीला प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा वो कोलिजन थ्योरी का एक फैक्टर था, केवल एनर्जी फैक्टर। ठीक है, अब देखो उसके दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ओरिएंटेशन फैक्टर को देखते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है ओरिएंटेशन फैक्टर। तो अब हमें क्या पढ़ना है? ओरिएंटेशन फैक्टर पढ़ना है। एनर्जी फैक्टर कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या पढ़ना है? ओरिएंटेशन फैक्टर। तो देखते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है, ओरिएंटेशन। अब देखो ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। एक तो होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। एक हो सकता है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो देखो इनको दोनों का प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या होगा? मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, ए बी, ये दो मॉलिक्यूल है, A2 और B2। ये मॉलिक्यूल है, ये फुल एनर्जी के साथ, प्रॉपर एनर्जी के साथ, प्रॉपर डायरेक्शन में एक दूसरे के पास आ रहे हैं। एनर्जी भी कंप्लीट है, ओरिएंटेशन भी कंप्लीट है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन है और प्रॉपर एनर्जी। तो हेड ऑन कोलिजन होगा। हेड ऑन कोलिजन मतलब इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन होगा तो उसमें सबसे पहले तो बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्या बनेगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको कहेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और फिर यहां से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा यहां से AB, इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ? क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। और एक्टिवेटेड क्यों हुआ? इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत हाई एनर्जी लेवल पे जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर पे जाती है। कहां पे बनता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर पे जाके बनता है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेड दोनों से ही ज्यादा होती है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है कॉम्प्लेक्स की वो बहुत ज्यादा होती है, प्रोडक्ट से भी और रिएक्टेंट से भी, दोनों से। तो इसको क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड तो इसकी एनर्जी ज्यादा होने के बाद, कॉम्प्लेक्स इसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होने के बाद, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट। और ये क्या हो गया? ये हो गया। तो ये तो हो गया कौन सा ओरिएंटेशन? प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में चलते हैं। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये A है और ये B है। ये ऐसा है, एक दूसरे से टकराएंगे तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स। अब प्रॉपर एनर्जी के साथ है, पर इनका ओरिएंटेशन क्या है? प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर नहीं है मतलब ये क्या है? ऐसे रगड़ के निकल जाएंगे एक दूसरे,
इसे टकराएंगे तो सही, पर रगड़ के निकल जाएंगे। तो ऐसे टकरा के निकल जाएंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये एक्टिवेटेड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कौन टकरा रहा है, तो एक ए एक बी से टकरा रहा है, ये तो टकरा ही नहीं है। तो यहाँ पे जो कोलिजन है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, तो यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा, केवल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये कॉम्प्लेक्स ही बना है तो यहाँ से प्रोडक्ट भी नहीं। तो ये हो गया इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन जरूरी है और साथ में प्रॉपर एनर्जी जरूरी है। तो देखो यहाँ से एक चीज और समझ, मान लो प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन तो एनर्जी भी है मॉलिक्यूल के पास, रिएक्टेंट के पास प्रॉपर एनर्जी है, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है। प्रॉपर एनर्जी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रॉपर एनर्जी से पास में है तो इफेक्टिव कोलिजन होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा। अब मान लो इसमें एनर्जी प्रॉपर नहीं है, ओरिएंटेशन प्रॉपर है। एनर्जी प्रॉपर नहीं है, ओरिएंटेशन प्रॉपर है। अब एनर्जी प्रॉपर नहीं है तो धीरे धीरे पास आएंगे, धीरे धीरे पास आएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड नहीं बन पाएगा। कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेटेड नहीं बन पाएगा, एक्टिवेटेड नहीं बन पाएगा तो वहां प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, एनर्जी और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन तो प्रॉपर है नहीं, एनर्जी प्रॉपर है। एनर्जी प्रॉपर है तो कोलिजन तो हो जाएगा, पर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। मान लो ओरिएंटेशन तो प्रॉपर नहीं, एनर्जी भी प्रॉपर नहीं है, तो दोनों ही प्रॉपर नहीं है, धीरे धीरे जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट तो वैसे भी नहीं होगा। तो यहां पर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में तो प्रोडक्ट दोनों ही स्थितियों में नहीं बने, दोनों ही कौन, एनर्जी प्रॉपर हो या चाहे न्यू। यहां पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में एनर्जी के साथ ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर और एनर्जी प्रॉपर नहीं है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो देखो चार चीजों में केवल एक चीज में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्यों पर है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर एनर्जी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चार स्टेप होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बनने में। तो देखो चार स्टेप क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं चार स्टेप। चार स्टेप हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है देयर आर 4 स्टेप्स इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहला है एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा है बॉन्ड डिसोसिएशन। तीसरा है बॉन्ड फॉर्मेशन। लास्ट है, फोर्थ और लास्ट, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो देखो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट को एक्टिवेट किया जाता है, एनर्जी दी जाती है बाहर, फिर बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो ये 4 स्टेप होते हैं जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो देखो हमने क्या देखा, हमने देखा इफेक्टिव कोलिजन किस प्रकार से होता है। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या जरूरी है बच्चों, इफेक्टिव कोलिजन के लिए प्रॉपर एनर्जी के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी जरूरी है। तो हम इसको लिख देते हैं, इट मीन्स दैट द collision which are occur in
proper orientation with sufficient energy are known as effective collision. ठीक है, ये इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा? जो कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ विद सफिशिएंट एनर्जी के साथ अकर होंगे वही क्या होंगे? वही होंगे इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा? कोलिजन थ्योरी को पूरा कवर कर लिया। ठीक है, धन्यवाद।